2023 के एग्जाम की जबरदस्त तैयारी हम कराएंगे आपको। वासुदेव शरण अग्रवाल का चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, राष्ट्र का स्वरूप। एक विशेष क्वालिटी के साथ इस बार की शिक्षण कक्षाएं हमारी होंगी। आप इधर पढ़ेंगे गद्यांश यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर, और इस चैप्टर को दिमाग में घुसेड़ने के लिए दोनों काम हमने किए हैं। इधर आपका बोर्ड की कॉपी की तरह हमने लिख के बताया है और इधर आपका चैप्टर पढ़ाएंगे। साथ में चलता रहेगा पाठ और साथ में चलते रहेंगे नोट्स, यानी यह कंप्लीट पाठ 1 घंटे में हो जाएगा और 1 घंटा आपको जाना कहीं नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जितना लिखना है वो मैं कराऊंगा, लेकिन कब कराऊंगा? लास्ट में एक साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कराऊंगा। पहले मत रटिए, मैं जितने बताऊंगा उतने करके जाना, वही आएंगे। अब समझिए राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप कैसे बनता है, हमारे राष्ट्र का रूप कैसे संपन्न होता है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है जिनसे हमारे राष्ट्र के रूप का निर्माण होता है। सबसे पहला तत्व है भूमि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि भूमि और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, पहली पंक्ति में ही जान है। समझिए, पहली पंक्ति में ही जान है। कहते हैं कि भूमि पर बसने वाला जन, यानी इस धरती पर बसने वाला जो मनुष्य है, और मनुष्य की संस्कृति, फिसलिएगा नहीं, और मनुष्य की संस्कृति, यानी वो जन है और जन की जो संस्कृति है। एक तो हो गया जन और एक हो गई भूमि और एक हो गई जन की संस्कृति, यानी इन 3 चीजों के द्वारा ही भूमि और जन और संस्कृति, इन 3 के द्वारा ही, तीनों के मिलन से, तीनों के मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो अब राष्ट्र का स्वरूप कैसे बनता है? पहला प्रश्न, गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं। गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपको गद्यांशों को भी पढ़ाएंगे और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर बनाते चलेंगे। चैप्टर तो दिमाग में डाल ही देना है गारंटी के साथ। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है तो वो 3 चीजें क्या हैं, तो भूमि है, जन है और जन की संस्कृति है, यानी हम हैं, धरती है और हमारी कल्चर है, तभी बनता है राष्ट्र का स्वरूप। समझिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश यहां से देखिए, पता यहां से गद्यांश आता ही आता है। यहां से लगाइए, अगर आपके पास बुक है तो यहां से निशान लगाइए। और कहां तक लगाएंगे? आवश्यक धर्म है। ठीक है, यहां तक। ये पहला गद्यांश आपका बना, गद्यांश नंबर 1। समझते चलिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है। अब पहला प्रश्न बना कि भूमि का निर्माण किसने किया? भूमि का निर्माण किसने किया? सबसे पहला प्रश्न, भूमि का निर्माण किसने किया? तो भूमि का निर्माण किसने किया का मतलब यही है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया। किसने किया? देवों ने किया। और ये कब से है? ये कब? और ये है कब से? ये अनंत काल से है। समझ में आया? भूमि का निर्माण देवों ने किया और ये कब से है? ये अनंत काल से है। दोनों प्रश्न आप कर ले गए, कर ले गए दोनों प्रश्न। जब दोनों प्रश्न कर ले गए तो आप महान हैं, दोनों का काम हो गया। ठीक है, दोनों प्रश्न कर ले गए, काम हो गया 1 नंबर का। आप समझिए, फिर से बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो यहाँ देखिए, गद्यांश के लेखक का नाम, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि गद्यांश के लेखक का नाम, और ये कॉमन प्रश्न है, हर एक गद्यांश से बनेगा। वो गद्यांश किसी भी चैप्टर से, किसी भी पुस्तक से किसी भी चैप्टर से हो सकता है ना।
लेकिन ये प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा कि भूमि का निर्माण किसने किया? तो देवों ने किया। और गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। गद्यांश के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और पाठ शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप। भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य, यहां देखिएगा। और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो पहला देखिए, भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है? भूमि के प्रति सचेत रहें और इसका रूप किसी भी दशा में विकृत न होने दें। यही तो कहा गया है कि यही आवश्यक कर्तव्य हमारा है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो हो गया आंसर। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। बलवती यानी कि बलवान होगी। राष्ट्रीयता स्त्रीलिंग है, इसलिए बलवती शब्द का प्रयोग किया गया। अगर कोई पुरुष होता तो बलवान शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता था। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो समस्त राष्ट्रीय विचारधारा। और जननी मीन्स माता। मीनिंग्स भी आ जाते हैं, अभी देखना आपको गद्यांश पर जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे उसमें मिलेंगे। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अब समझिए इसका क्या अर्थ है कि अगर राष्ट्रीयता की जड़ें यानी हमारी राष्ट्रभक्ति की जड़ें यानी कि हमारी राष्ट्रभक्ति जितनी अधिक मजबूत होगी तो हमारे जो राष्ट्रीय भाव हैं उनका अंकुर माने अखुआ जानते हो, जो बीज में से बीज उगता है, बीज जब उगने लगता है तो अंकुर पल्लवित होगा यानी कि विस्तृत होगा। तो हमारे राष्ट्रीय भाव और भी ज्यादा विस्तृत हो जाएंगे जब हमारी राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से यानी पार्थिव शरीर के प्रति अगर हम पृथ्वी के सचेत रहेंगे तो ये सब होगा। तो इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, भौतिक माने ऊपरी सतह, जो ऊपरी स्वरूप है भौतिक स्वरूप, आद्योपांत में मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब आप समझिए यहाँ पर किसी भी अंश को रेखांकित कर सकता है, इसलिए आपको पूरा का पूरा समझना है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न ये बना दिया गया कि लेखक का नाम और पाठ का नाम। दूसरा प्रश्न बना दिया गया, बता दिया पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है। तो अभी आपने पढ़ा कि आद्योपांत जानकारी रखना, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में जाने, उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को भली भांति पहचाने, यही हमारा आवश्यक धर्म है। और किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती है वो निर्मूल होती है। समझ गए? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती है वो निर्मूल होती है। निर्मूल यानी कि जड़ रहित होती है, उसका कोई आधार नहीं होता है। समझ में आया? अच्छा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो समस्त विचारधाराओं की जननी। और यहाँ पर भी देखिए ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है? भूमि का निर्माण देवों ने किया और ये अनंत काल से है। आपने ऊपर ही पढ़ा, भूमि का निर्माण देवों ने किया और ये अनंत काल से है। घुस रहा होगा दिमाग में बिल्कुल 100%। और अगर घुस रहा है तो शेयर कर दो भैया अपने ग्रुप में, हैं। और जोश हम में तभी आएगा जब आप में आएगा। आप कम लोग जुड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। निर्मूल, अब देखो उसमें इस गद्यांश को हमने पढ़ाया और इसमें जितने भी आए हैं, क्या इस गद्यांश में जितने आपके आए हैं मीनिंग्स, वो मजबूत मीनिंग्स ले लो। देखो, निर्मूल, आद्योपांत, पल्लवित, पार्थिव आदि शब्दों का अर्थ लिखिए। तो निर्मूल का मतलब जड़हीन, आद्योपांत का मतलब आदि से लेकर अंत तक, पल्लवित का मतलब फैलना यानी विस्तृत, और पार्थिव का मतलब पृथ्वी से संबंधित। अब अगला प्रश्न आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो राष्ट्रीयता से लेकर आवश्यक धर्म तक, तो यहाँ पर है जो राष्ट्रीयता
पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। समझ में आया? इतना आपको रेखांकित अंश कर दिया गया है। अब इसकी व्याख्या यहाँ देखिए। डॉक्टर वासुदेव, अब आपको हमेशा ऐसे लिखना, देखिए ये मैं लिख के इसीलिए लाया हूँ क्या, ताकि आपको तरीका भी साथ साथ बताते चलें, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जो विचारधारा पृथ्वी से संबंधित नहीं है वो आधारहीन है, जड़हीन है, कोई मतलब उससे नहीं है। वस्तुतः हम पृथ्वी के साथ जितनी गंभीरता से जुड़े रहेंगे उतनी ही राष्ट्रीयता की भावनाएं गहरी होंगी। अतः पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी आद्योपांत का लिख दिया गया, जितनी अधिक जानकारी रखेंगे उतना ही अच्छा राष्ट्रीय भाव पनपेगा। हमारा आवश्यक धर्म है कि हम पृथ्वी की सुंदरता, उपयोगिता और उसकी महिमा को पहचाने। बात समझ में आई? ऐसे आपको व्याख्या कर देनी है। अब चलते हैं अगले पैसेज की ओर। अगला पैसेज क्या है? इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, अब पृथ्वी का जिससे रिलेशन है वो थिंग्स छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। यानी जो धरती से चीजें रिलेटेड हैं, हमें ये कमर कसनी चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए कि उनकी कुशलता के बारे में पूछने के लिए, यानी उनका हालचाल लेने के लिए। पृथ्वी का सांगोपांग, सांगोपांग का मतलब होता सा धन अंग धन उपंग उपधन अंग, ठीक है। सांगोपांग ये विच्छेद होगा। सा अंग उप अंग, यानी उसके सांग यानी सारे अंगों के सहित उसके जितने उप अंग हैं उन सभी का अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। अगर राष्ट्र जागृत है तो वो अगर आप देखो, आप अगर होश में हैं तो आपके शरीर में जहां कहीं भी खुजली है पता चलेगा, आपके शरीर में फोड़ा है, फुंसी है, आप लंगड़े हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप जागृत हैं। और बेहोश होंगे तो चाहे कोई हाथ काट ले जाए चाहे पैर काट ले जाए। तो यही कहा गया कि जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है कि पृथ्वी के सांगोपांग अध्ययन, ठीक है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। सूत्रपात माने प्रारंभ, सूत्रपात मीन्स प्रारंभ होना आवश्यक है। क्या कि सांगोपांग चीजों को देखा जाए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। हमें जानकारी ये रखना है भैया, जो हर साल मेघ आते हैं वो इस बार क्यों नहीं बरसे? हाँ, इस बार क्यों नहीं बरसे? फिर हम वही गाना गाएंगे, बादड़ियो गगरिया भर दे, बादड़ियो गगरिया भर दे, अंबर से अमृत बरसे, तू खड़ी वहां पे तरसे, प्यासा ही मर जाऊंगा, बाहर तो आजा घर से। इस बार समंदर अपना बूंदों के हवाले कर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर। तो जो मेघ हर वर्ष समय समय पर टाइम पर आकर के अमृत जल से हमारी धरती को सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने, परिधि मतलब सर्किल, हमारे जो अध्ययन हम जो स्टडी कर रहे हैं कि क्यों नहीं पानी बरसा, कारण क्या है कि अंबर आज सूना क्यों है, मेघ के चीथड़े नहीं है अंबर में, कारण देखने के लिए। तो हमें इसका भी अध्ययन करना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता अर्थात जो घास की लताएं हैं, तिनके हैं, वनस्पतियों का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। वासुदेव शरण अग्रवाल बड़ा जबरदस्त लिखे हैं यार ये पाठ, और यहाँ से आता जरूर है 100%। ये समझिए, घंटे लगे चाहे 2 घंटे लगे, पूरा पाठ दिमाग में डाल के जाऊंगा। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट अर्थात दरवाजे, ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे, किवाड़ खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन, शून्य अर्थात सूना जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा।
यानी इस धरती के हर एक अंग को हमें देखना है कि पेड़ सूख क्यों रहा है, पानी बरस क्यों नहीं रहा है, भूकंप क्यों आ रहा है, गर्मी क्यों हो रही है, प्रदूषण क्यों हो रहा है, कारण जानने हमको। अब यहां से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चालू हुआ। धरती की माता की जो कोख में अमूल्य निधि भरी हैं, उन्हें तो आप थोड़ा पहचानिए। और धरती वसुंधरा है कहलाती क्यों भाई, आप थोड़ा जानिए और थोड़ा पहचानिए। ये समझना है आपको कि धरती में की माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। इधर देखिए, ये यहाँ से गद्यांश 2 चालू है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं भी आवश्यक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा गद्यांश है, समझिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। धरती माता की कोख अर्थात धरती माता के गर्भ में जो अमूल्य यानी जिनका कोई मूल्य नहीं, अनमोल निधियां भरी हैं। निधियां अर्थात भंडार और खजाने भरे हैं, जिनके कारण ही वसुंधरा कहलाती है। अब पृथ्वी वसुंधरा, वसुम माने होता है रत्न, और धरा मतलब होता है धारण करने वाली, अर्थात जो रत्नों को धारण करने वाली है वही तो है वसुंधरा। वही क्या है, वसुंधरा है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है आकर सदा सवेरा होने पर। तो धरती क्या वसुंधरा क्यों कहलाई, क्योंकि इस धरती की कोख में न जाने कितनी भंडार, कितने खजाने और कितनी निधियां भरी हुई हैं, इसीलिए धरती वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। भाई आप क्यों नहीं परिचित होना चाहेंगे धरती से। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। पृथ्वी के गर्भ में पोषण किसे मिला है, लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पोषण मिला है। कहाँ, पृथ्वी के गर्भ में। दिन रात बहने वाली जो आपकी रिवर्स हैं, नदियां हैं, पहाड़ों को पीस कर अगणित माने अनेकों अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से इस पृथ्वी के शरीर को, पृथ्वी की देह को ब्यूटीफुल बनाया है, सुंदर सजाया है। हमारे भविष्य की पीढ़ियों के आर्थिक माने धन संबंधी अभ्युदय मीन्स होता है उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाला, पैदा होने वाले जड़ पत्थर यानी जो बेकार के घिसे पिटे पड़े हुए एक जगह जो जड़ हो गए हैं, यानी स्टैचू बने हुए पत्थर, एक जगह स्थिर पत्थर, स्टॉपेड पत्थर, कुशल शिल्पियों, जब एक कुशल अर्थात चतुर शिल्पी माने कारीगरों के द्वारा संवारे जाने पर बहुत ही अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। और नाना भांति के अनगढ़, नाना अर्थात विभिन्न प्रकार के, वेरियस टाइप्स नाना भांति के अनगढ़ यानी जो नहीं गढ़े गए हैं, नग माने पर्वत और विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, सूर्य की धूप से चमकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, पहलदार अर्थात आकृति बनाते हैं, तब प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं और देश के नर नारियों के रूप मंडन अर्थात रूप को सजाने और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब इस गद्यांश के जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं हम कर लेते हैं। क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे जुड़े रहना है। मैं पूरा करा के मानूंगा, ये समझिएगा। और ये मत समझिए गद्यांश है मैं कर लूंगा, नहीं। अगर आप बुक नहीं लिया है तो डाउनलोड कर लीजिए यार, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी होगी, है ना। देखो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक डाउनलोड बुक पीडीएफ लिखा है। हाँ, और जो है हैंड रिटन नोट्स के लिए क्रम संख्या 2 पर जाएंगे तो इस नोट्स को आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, क्रम संख्या 2 पर जाएंगे तो इस नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। ये जो हम लिख के लाए हैं, समझ गए बेटा रामजीत कुमार जी। हाँ, प्रैक्टिकल हो चुके भाई, अभय चतुर्वेदी और प्रीति गुप्ता जी, गुलशन मिश्रा। हाँ, वीआईपी स्टूडेंट अभय चतुर्वेदी, जूम ट्रैप। चलिए ठीक है, बुक हम डाउनलोड कर लो, बाकी आपके कॉलेज में जो बताएंगे वो ले लेना। तो धरती माता वाला ये देखिए गद्यांश
देखिए, सब में कॉमन क्वेश्चन एक बनेगा कि इसका संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ हम बार बार नहीं लिखे हैं, है ना। अब है समझिए, ये समझिए कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल आवश्यक है। तो पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियों और धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व को दर्शाया गया है? भूमि, भूमि को दर्शाया गया है। धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो हमने कहा कि क्योंकि धरती की गोद में मूल्यवान रत्न हैं, है ना। पृथ्वी ने अपने में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण किया है, इसलिए वसुंधरा कहलाई है। पृथ्वी की देह को किसने और किससे सजाया है? तो पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर सजाया है। कैसे सजाया है? पहाड़ों को पीस पीस कर सजाया है, समझ गए। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हुई हैं? धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए। तो रेखांकित अंश में सबसे पहली लाइन तो इतनी आप लिखेंगे कि डॉक्टर अग्रवाल जी पृथ्वी की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि हमारे भावी राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परम आवश्यक है कि पृथ्वी में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के पत्थर कुशल कारीगरों के द्वारा सजाए संवारे जाने पर सौंदर्य के अद्भुत प्रतीक बन जाते हैं। तीसरा गद्यांश और फिर किताब की ओर चलते हैं। तीसरा गद्यांश है पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, और फिर ये खत्म कहाँ हुआ है? के समान है। यानी तीसरा गद्यांश यहाँ से आपका अभ्यास वाला शुरू होगा, है ना, और के समान है यहाँ तक चलेगा, ठीक है। पृथ्वी, यहाँ से तीसरा गद्यांश देखिएगा। हम चैप्टर के साथ साथ सब कुछ कराते चल रहे हैं, कुछ बचेगा नहीं बेटा। हाँ 2000, हाँ डाल देंगे। सिलेबस 100% पढ़ना है, उसमें डालना क्या है यार? सिलेबस 100% पढ़ना है आपको। 2023 में तो 100% पढ़ेंगे बिल्कुल। आर एस 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 जी, पता नहीं क्या नाम, आर रस्से जी, पूनम सिंह चौहान जी, हाँ ठीक है, विशाल पाल और सचिन यादव, ठीक। चलो, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल जी कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल अर्थात जो मध्य में जो कुछ सामग्री, जो कुछ चीजें भरी पड़ी हैं, और पृथ्वी के जो चारों ओर गंभीर अर्थात गहरे सागर, गहरे समुद्र में जो जलचर अर्थात जो जलजीव हैं या जल में चलने वाले हैं, और रत्नों की राशियां हैं, जितनी भी रत्न आभूषण, जितने भी सौंदर्य के प्रसाधन और जितनी भी राशियां अर्थात भंडार हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। अगर नए भाव राष्ट्र में नहीं फैलते हैं तो ये सब बेकार हो जाएगा। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें तब तक नहीं फूटती जब तक हम सोए हुए के समान हैं। यानी हम जब सोए रहेंगे तो उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सोए हुए के समान हैं, तब तक नई किरणें नहीं फूटेंगी, समझ गए। जिज्ञासा, इसी जिज्ञासा के चलते नचिकेता यम के द्वार तक पहुंच गया था। इसी जिज्ञासा के चलते ध्रुव तपस्या करने पहुंच गए थे और भगवान को प्राप्त किया था। इसी जिज्ञासा के चलते प्रहलाद महान बने। इसी जिज्ञासा ने आईएएस पीसीएस पैदा किए हैं। इसी जिज्ञासा ने प्रधानमंत्री, विद्वान, साइंटिस्ट पैदा किए हैं। ये जिज्ञासा आप में होनी चाहिए। अगर आप में जिज्ञासा जानने की इच्छा नहीं होगी, प्रश्न आप अगर कम करते हैं, तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं।
प्रश्न पर प्रश्न करते जाइए, प्रश्न पर प्रश्न करते जाइए, एक एक मीनिंग समझते जाइए। आपके अध्यापक अगर नहीं बता रहे हैं तो बीच में आप टोक सकते हैं, प्लीज सर, एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे जिज्ञासा का अर्थ बता दीजिए, आप मुझे राष्ट्र का अर्थ बता दीजिए, आप मुझे स्वागत मीन्स बता दीजिए, कैसे शब्द ये तमाम सवाल आपके मन में हैं। और जितने सवाल आप करते जाएंगे उतने जवाब आपके दिमाग में फीड होते जाएंगे और उतने महान विद्वान बनते चले जाएंगे। इसलिए जिज्ञासा पैदा करो, जिज्ञासा पैदा करो, जिज्ञासु बालक बनो। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा पैदा करो। अब जब जानने की इच्छा होगी तभी आप ज्ञानी बनोगे। अगर जानने की इच्छा नहीं होती कि ये चिड़िया कैसे उड़ती हैं, तो जहाज नहीं बन पाता। ये जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा ही थी जिसने बड़े बड़े चीजों का आविष्कार कर दिया। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, आखिर पेट काम कैसे करता है, खाना कैसे हजम होता है, ये जानने की इच्छा नहीं होती तो आज किडनी, लीवर, फैट वगैरह कुछ नहीं पता चलता। ये जानने की जिज्ञासा ही थी, ये जिज्ञासा ही थी जो हर एक तत्व को निकाल कर बाहर ले आई है और सभी लोग जानेंगे। इसलिए जिज्ञासा पैदा करो, जिज्ञासु बालक बनो, सवाल पूछते रहो, प्रश्न करते रहो, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। अजीत कुमार जी, आप अच्छा पढ़ते हैं इसलिए हम अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, अमन रावत जी, आप हमसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े हैं हमसे। हम चाहते हैं आप जुड़ते रहिए। राष्ट्र का स्वरूप मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। राष्ट्र का अब हमसे ही दिव्यानंद चौबे सवाल करने लगे। हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अध्यापकों से सवाल कीजिए, अब हमसे मत कीजिए, है ना। ठाट मतलब होता है रौब, नहीं, ठाट मतलब रौब। रौब अब पूछोगे रौब माने क्या होता है? फैशन, ये समझिए, ठाट बाट में, यानी सज संवर के, सज धज के, सजना संवरना, ये ठाट है। तो समझिए, अब हम सोए हुए के समान है। अब यहाँ ये गद्यांश पूरा हुआ। यहाँ पहले पूछा गया पृथ्वी और आकाश के बीच में समुद्र में कौन सी अपार संपदा देखने को मिल जाएगी? तो अनेक नक्षत्र, विभिन्न प्रकार की गैसें आदि तथा समुद्र में जलचर, विभिन्न प्रकार के खनिज और रत्नों जैसी संपदा देखने को मिल जाएगी। राष्ट्र अथवा राष्ट्र निवासियों को कब तक सुप्त समझना चाहिए? राष्ट्र तथा राष्ट्र निवासियों को तब तक सुप्त समझना चाहिए, सुप्त यानी सोए हुए समझना चाहिए, जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होते। समझिए, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गंभीर, जलचर, अंतराल, जिज्ञासा आदि शब्दों के अर्थ बताइए। तो गंभीर का अर्थ गहरा, जलचर जल में चलने वाले, अंतराल माने मध्य में, जिज्ञासा जानने की इच्छा। इसलिए जिज्ञासा पैदा करो बेटा, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। जिज्ञासा नहीं होगी तो कोई दिमाग नहीं बढ़ेगा आपका। फिर समझिए कि विज्ञान और उद्यम दोनों मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। ठाट, एक नया ताना बाना। यहाँ पर ठाट का मतलब होता है ताना बाना। ताना बाना, अभी मैंने बताया था फैशन, सौंदर्य नहीं। ठाट का मतलब देखिए, हर जगह ठाट का अलग मतलब निकलेगा। ठाट बाट एक अलग शब्द हो गया, ओनली ठाट ठट्ठर हो गया। ठट्ठर आपके यहाँ जैसे वो पन्नी ऊपर झिल्ली बरसाती तानने के लिए जो ठाट बनाते वो, तो ताना बाना है। ठाट का सीधा अर्थ है ताना बाना, ठीक है। आप पूछोगे ताना बाना क्या है यार? तो तान के किसी चीज को, छप्पर को खड़ा करना, यही है। तो विज्ञान और उद्यम दोनों मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ताना बाना खड़ा करना है, ठीक है। और ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अधिक परिश्रम, अथक परिश्रम, अथक माने बिना थके हुए, पर के द्वारा, नित्य माने प्रतिदिन, डेली आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ध्येय, ध्येय मतलब लक्ष्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। रीता माने होता है खाली, रीता माने खाली, ठीक है। रीता माने खाली। समझ गए? तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। पुष्कल मांसल समृद्धि, मजबूत, यानी एक सर्वश्रेष्ठ समृद्धि, उसी को पुष्कल समृद्धि कह दिया गया। पुष्कल मतलब होता है पुष्ट, स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ समृद्धि। समग्र माने संपूर्ण, रूप मंडल माने रूप का श्रृंगार प्राप्त किया जा सकता है। तो राष्ट्र का स्वरूप क्या है? राष्ट्र का स्वरूप कैसे बनता है? पहला नंबर भूमि और दूसरा नंबर आया है जन। जन हमने पहले बताया राष्ट्र का स्वरूप है क्या। यहाँ लिखा है भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, यही तो राष्ट्र है। इसी से तो राष्ट्र का स्वरूप बनता है। पहली लाइन में ही लिखा है यार, फिर क्यों पूछ रहे हो?
तो मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग। राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? मनुष्य भैया। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब धरती हो अब आदमी न हो तो राष्ट्र कौन बनाएगा? पेड़। मैंने एक पहले ही बताया कि ये देश किसी जमीन के टुकड़े से नहीं बना करता। ये देश झाड़ झंखाड़ नदी पहाड़ झरनों से नहीं बनता। ये देश मिट्टी से नहीं बनता। ये देश बालू से रेगिस्तान से मैदानों से नहीं बनता, ज्वालामुखियों से नहीं बनता, पत्थरों से नहीं बनता। ये देश हमसे और आपसे बनता है, हमसे और आपसे बनता है। हम और आप जब तक जीवित हैं तब तक ये राष्ट्र है। जिस दिन हम और आप जैसे जन खत्म हो जाएंगे, ये संसार, ये दुनिया, ये धरती, ये राष्ट्र सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए जन और पृथ्वी और संस्कृति तीनों चीजों का होना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, आहा, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। तो राष्ट्र कहाँ बना भाई? पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है। जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। माता भूमि है और अहम माने मैं, पुत्रो माने पुत्र हूँ, पृथिव्या माने पृथ्वी, पृथ्वी का। माता भूमि है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो हमारा और भूमि का रिश्ता माता और पुत्र का है और माता और पुत्र के रिश्ते को गंदला और धुंधला नहीं होने देना है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी एयरमैन शिवमपाल जी, संदीप जी, हिंदी साहित्य का, गद्य साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा दिया है और हिंदी पद्य साहित्य का जब पद्य स्टार्ट करेंगे तो पढ़ा देंगे। इसलिए आराम से पढ़ते रहिए। मैं क्रमबद्ध लेकर के चलता हूँ। गद्य में 15 दिन में खत्म करने के बाद पद्य पढ़ाऊंगा, इससे पहले नहीं। 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो जन के हृदय के में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ये भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ ये भाव नहीं वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन अर्थात निर्जीव और जड़ बना रहता है। और जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला गद्यांश यहीं तक था कि मैं उसका पुत्र हूँ। इतना ये पहला गद्यांश है। इसके प्रश्नोत्तर देख लीजिए कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? जब पृथ्वी हो और मनुष्य न हो। अभी मैं वही बात कर रहा था। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, वो जो गद्यांश दिए होते हैं ना, जो गद्यांश दिए होते हैं उनको जब आप देखें तो चुटकियों में हल कर देंगे उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को। समझिए, तो राष्ट्र, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। संपादित, संज्ञा, सम्मिलन व जन शब्दों के अर्थ बताइए। तो संपादित का अर्थ होता है पूरा करना या पूरा होना। संज्ञा माने नाम और सम्मिलन माने मिलाप। जन माने मनुष्य या फिर लोग। ठीक है, जन माने मनुष्य या फिर लोग। अगला गद्यांश माता पृथ्वी को प्रणाम है। अगला गद्यांश यहाँ से स्टार्ट होता है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगा? ध्यान देना चाहिए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। ये धरती, ये शब्द, ये किसी भी जाति धर्म के आप हों, ये मंत्र पढ़ सकते हैं। किसी भी वेशभूषा, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ को मानने वाले आप हों, लेकिन ये मंत्र आप कह सकते हैं। क्योंकि हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की धरती अलग नहीं है। अलग अलग है नहीं ये अपनी धरती माँ,
तो क्यों झगड़ा झंझट करते रहते हो। एक है पानी, एक है चंदा, एक है सूरज, एक है रात रानी, फिर क्यों झगड़ा करते रहते हो। ये नमो मात्रे पृथ्वी, इस पृथ्वी को नमस्कार सब कर सकते हैं क्योंकि ये सबकी माता है। ये पृथ्वी किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये नहीं कहती। पृथ्वी पृथ्वी सबको अनाज उगा के देती है। तो माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ये प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। दृढ़ बंधन अर्थात मजबूत बंधन है। जिस दिन ये प्रणाम भाव नहीं रहेगा, हमारा बंधन भी मजबूत नहीं रहेगा। इस दृढ़ भित्ति अर्थात मजबूत दीवार पर, मजबूत आधार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। चिरजीवन माने संपूर्ण जीवन या सदैव से चला रहा जीवन और आगे जो चलता रहेगा, यानी संपूर्ण जीवन कह सकते हैं। इस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को, माता और पुत्र के रिलेशन को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। बिल्कुल है। अगर आप धरती को माता नहीं मानते हैं तो क्यों धरती पर उगे हुए फल खाते हैं? क्यों इस धरती के पेट से निकलता हुआ पानी पीते हैं? धरती को माता मानना पड़ेगा यार, और उन लोगों को भी मानना पड़ेगा यार जो लोग धरती को माता नहीं मानते। क्या बताएं। तो इस धरती, इस पृथ्वी के वरदान अर्थात जो पृथ्वी ने जो जो प्रदान किया है हमें, उसमें भाग पाने का अधिकार केवल उन्हीं को है जो पृथ्वी को माता समझते हैं। माता के प्रति अनुराग यानी स्नेह, सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वो एक निष्कारण धर्म है। यानी पृथ्वी माता है या फिर माता हो, अपनी सगी माता, उसके प्रति प्रेम करना, उसकी सेवा करना, ये तो पुत्र का नॉर्मली कर्तव्य ही है। इसमें उसकी ड्यूटी है। ये किसी को बताने या किसी एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे माता पिता प्यारे हैं तो हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे यार। एक ये निष्कारण धर्म है। बिना इसके लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है कि मैं माता से प्यार करूंगा, इसका कारण यह है कि माता मुझे जमीन देगी। नहीं नहीं नहीं, ये अकारण धर्म है भाई। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिल से लिखा यार, यहाँ पे मतलब मजा आ गया कि माता के प्रति प्रेम, वो भी स्वार्थ के लिए। कि माता के 5 लाख रुपए जमा है अकाउंट में, मुझे मिल जाएंगे, तब प्रेम करोगे माता से क्या? तो अगर स्वार्थ के लिए पुत्र का प्रेम माता के प्रति है तो पुत्र के अधःपतन अर्थात अवनति अर्थात विनाश को सूचित करता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। सीधी सी बात है। हमें 5 रुपए किसी ने हमको 5 रुपए दिए हैं तो कम से कम उसका एहसान तो नहीं भूलना चाहिए ना हमें। यार मेरे काम आए हैं 5 रुपए उसने मुझे दिए। तो पहले अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। अब इस गद्यांश को देखिए। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। पंक्ति का आशय क्या है? पंक्ति का आशय यह है कि अपनी पृथ्वी धरती के प्रति आदर भाव व्यक्ति और पृथ्वी के संबंध को दृढ़ करता है, मजबूत करता है। पृथ्वी के वरदानों में कुछ पाने का अधिकार किसे हो? देखो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से, और अगर ये वाली बुक आपके पास नहीं है तो दूसरी लिंक से डाउनलोड कर लो। पृथ्वी के वरदानों में कुछ पाने का अधिकार किसे है? तो पृथ्वी के अंतराल में छिपी अपार संपदा में कुछ पाने का अधिकार केवल उन्हें होता है जो पृथ्वी को माता का सत्कार देते हैं, यानी जो पृथ्वी को माता के समान समझते हैं। धरती माता के प्रत्येक सच्चे पुत्र का क्या कर्तव्य है? तो सच्चे पुत्र का ये कर्तव्य है कि वो अपनी धरती माता से स्नेह करे, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे। भूमि और जन का दृढ़ बंधन किसे कहा गया है? प्रणाम भाव ही दृढ़ बंधन है। पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव है। अधःपतन, अनुराग, चिरजीवन, दृढ़भित्ति और निष्कारण शब्दों के अर्थ बताइए। तो अधःपतन का मतलब होता अवनति,
और अनुराग का मतलब प्रेम या स्नेह, दृढ़ भित्ति, मजबूत दीवार, निष्कारण अकारण, चिरजीवन, संपूर्ण जीवन। अकारण मतलब बिना किसी कारण के, ठीक है। अब आया है माता अपने सब पुत्रों को सुध लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है और हमें सुध लेनी चाहिए, यहां तक होगा। प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए, ये गद्यांश यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माता, अब बताओ, आप दो भाई हैं तो क्या माता आपको ज्यादा मानती है, या आपको आपकी सेवा नहीं की, आप डायरेक्टली इतने बड़े हो गए या इतने बड़े ही पैदा हुए थे? ऐसा नहीं है यार। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है और समान भाव से पालती है। वो अलग बात है कि बड़े होने पर थोड़ा सा मतभेद हो जाए, वो अलग बात होती है, लेकिन पालन सबका एक समान होता है, दूध सभी को वैसे ही पिलाती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच और का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का भागी है। अब उदय के साथ यार, उदय अर्थात उन्नति के साथ, मातृभूमि की उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है, यानी मातृभूमि की उन्नति हो रही है तो हमारी उन्नति हो रही है। अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो वो समान अधिकार का भागी होगा, उसको हर एक फल समान रूप से मिलेगा। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अब ये लोग नगरों में, जनपदों में, पुरों में, गांवों में, पुर मतलब कस्बों में, है ना, नगर हो गए और फिर जिले हो गए। नगर मतलब जैसे लखनऊ हो गया, महानगर, और फिर जनपद हो गया, छोटा सा जिला, और फिर पुर हो गया, कस्बा, और फिर गांव उससे छोटा। जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं कि बस्ती बस्ती घूमो, चाहे जंगल जंगल घूमो, चाहे जहां घूमो, नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा हुआ है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले मिलेंगे आपको। कहीं आप जनजाति के लोगों को देखेंगे, कहीं अनुसूचित जनजाति के लोगों को देखेंगे, कहीं आप भीलों को देखेंगे, कहीं किरात को देखेंगे, कहीं पंजाबियों को देखेंगे, कहीं ईसाइयों को देखेंगे, कहीं हिंदुओं को देखेंगे। अनेक धर्मों को मानने वाले मिलेंगे, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, इस कारण उनका सौहार्द, सौहार्द मतलब होता है मैत्री, मित्रता का भाव, अखंड है। अखंड माने बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मजबूत है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति, प्रगति माने विशेष उन्नति, उन्नति मतलब उन्नति होती है, करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। अगर राष्ट्र के शरीर के एक भाग में अधिक अंधकार है, निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। आपका संपूर्ण शरीर है, अगर पैर में मोच आ गई तो आप पैर से लंगड़ाते हुए चलेंगे। इसलिए हमें पैर की भी सुध लेनी है, हाथ की उंगलियों की भी लेनी है, सर के बालों की भी लेनी है, एड़ी से चोटी तक हमको सबकी सुध लेनी है और सबको मजबूत बनाना है। राष्ट्र का अगर एक कस्बा सड़ा गंदा हुआ है तो राष्ट्र में बदबू आएगी यार। इसलिए राष्ट्र को समग्र समग्र उन्नति की, प्रगति की जरूरत है। एक विशेष वर्ग को ना उन्नति देना, न तो एक जगह को देना। अब इसके गद्यांश के प्रश्न देखिए। पुत्रों को समान भाव से कौन रखती है? तो माता रखती है। और कौन रखेगा भाई? समान अधिकार का भागी कौन है? जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है। माता अपने पुत्रों को किस भाव से चाहती है? समान भाव से चाहती है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? किसी एक अंग को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेनी चाहिए। सौहार्द, प्रांगण, सुध, नाना, अखंड, समन्वय तथा पुर आदि शब्दों के अर्थ लिखिए। सौहार्द, मैत्री भाव, भाईचारा। प्रांगण माने होता है आंगन, सुध मतलब होता है खबर, नाना माने विभिन्न, अखंड माने जिसके टुकड़े न हो, समन्वय माने संयोग, पुर माने बस्ती यानी कि कस्बा आप लिख सकते हैं, कस्बा टाइप बस्ती, थोड़ा बड़ी बस्ती, और गांव छोटा, छोटी बस्ती। किसकी दृष्टि से लोग एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं? रहन सहन की दृष्टि से, बाकी आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। अब अगला का ध्यान चलेगा, जन का प्रवाह अनंत से निर्माण करना होता है। यहाँ देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, निर्माण करना।
जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह का मतलब समझ रहे हैं आप? जन का प्रवाह का मतलब क्या समझ रहे हैं ना? यहां देखिए, राष्ट्र निवासी, देखिए, जीवन की गतिशीलता, यह है जन का प्रवाह। जीवन की गतिशीलता अनंत होती है, यानी जैसे सदैव, यहां पे लिखा है जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों माने हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने जो तादात्म्य, यानी जो समन्वय स्थापित किया, प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रति प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसलिए इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। समझ गए आप? कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान माने उन्नति के, कर्म करो, मेहनत करो, तभी उत्थान के तमाम घाटों का निर्माण होगा, जैसे नदियों में घाटों का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिएगा, जन का प्रवाह, यहाँ देखिए, जन का प्रवाह, किसका प्रवाह अनंत होता है? तो जन का प्रवाह अनंत होता है। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादाद में स्थापित किया है? भूमि के साथ। जन का संततवाही जीवन किसकी तरह है? नदी के प्रवाह की तरह। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से क्रम संख्या 2 पर मिल जाएगी PDF, अभी डाउनलोड कर लो। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जन का प्रवाह से तात्पर्य है जीवन की गतिशीलता से। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं? तो सूर्य की रश्मियों के समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। अजर मीन्स होता है जो कभी बूढ़ा न हो, ठीक है। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? कमेंट लास्ट में ले लेंगे, सबकी जो मीनिंग्स होंगे बता देंगे। कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होता है। रश्मि, संततवाही, भुवन, उत्थान आदि शब्दों के अर्थ। तो रश्मि का अर्थ होता है किरण, संततवाही निरंतर बहने वाला, भुवन संसार और उत्थान उन्नति। गद्यांश 8वां, संस्कृति। हमने कहा था जो आपका थर्ड वस्तु है, एक हो गया भूमि और एक हो गया जन। अब ये तीसरा तत्व भी राष्ट्र के निर्माण में सहायक है, यानी ये तीनों तत्व मिलने से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर ये तीनों तत्व नहीं मिलेंगे तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होंगे। थोड़ा सा चैप्टर बचा है, नए तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, नए सेशन में, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए लोग आते हैं और चले जाते हैं। देखो, जिनको आना है चले जाना है बेटा, वो ना आए, टाइम वेस्ट करना है। मैं कहता हूँ अगर आपको पढ़ना है तो आराम से पूरी क्लास लीजिए, और नहीं पढ़ना है तो बीच बीच में क्लास ले लेके मत छोड़िए, नहीं तो यही चीज़ आपको वेस्ट लगेगी, बहुत ख़राब लगेगी ना। हाँ, चलिए, क्लास 11 का नया सिलेबस या नया पैटर्न कुछ अभी जारी नहीं हुआ है, फिलहाल चला देंगे, 31 से चल जाएगी। आप अपने फ़ोन की क्लियरिटी बढ़ा लीजिए, जिनकी फ़ोन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। अंकित कुमार जी, अरे ये 12th का नया बैच ही तो चालू है यार, क्या बता रहे हो? ये दूसरा पार्ट चल रहा है भैया, मतलब हद हो गई यार। लिखा है साफ साफ 2023 के लिए, और ये दूसरा वीडियो भी नंबर 2 भी लिखा है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अगर लोगों की जो कल्चर है वो तीसरा अंग है, कल्चर नहीं होगी तो बेकार है सब। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, यानी अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। राष्ट्र का लोप हो जाएगा। कब हो जाएगा? धरती को अगर भूमि और जन अलग अलग कर लिए। बिहारी बाबू क्या बोल रहे हैं? फ्री कितने समय? अच्छा, काट दिए, डिलीट कर दिए। बिहारी बाबू का है काट दिए। क्लास रेगुलर होती है, कंटेंट तैयार होता रहता, क्लास होती रहती, लेकिन जब होगी 8 बजे होगी, समझिए विशाल यादव।
शिफा मिर्जा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं। मान लो आपकी कल्चर है, आपकी एक कल्चर है, आपको अपनी कल्चर से अलग होना पड़े और धरती से अलग होना पड़े। धरती से अलग हो गए कहाँ जाएंगे? अगर कल्चर से अलग हो गए तो बेकार है, राष्ट्र का लोप हो जाएगा। राष्ट्र कल्चर से बनता है, संस्कृति मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व है। जीवन के विटप का पुष्प है संस्कृति। विटप मीन्स होता है वृक्ष, तो जीवन रूपी वृक्ष का फूल है संस्कृति। जिंदगी एक पेड़ के समान है और संस्कृति उसका पुष्प है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ माने सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है कि उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक माने अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आराम से पढ़ते रहेंगे। जिज्ञासु बालक कहीं नहीं जाता है, आराम से पूरी क्लास लेता है। ठीक है विशाल यादव? नहीं, अब टाइम तो भैया 8 ही बजे रहेगा, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग है संस्कृति। अब इसके प्रश्न देखिए, भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र के तीसरे अंग पर, किस तीसरे अंग पर इस गद्यांश में लेखक ने विचार किया है? तो तीसरा अंग संस्कृति पर लेखक ने विचार किया है। संस्कृति धरती के जन का किस रूप में अभिन्न एवं अनिवार्य अंग है? तो जिस प्रकार जीवन के लिए श्वास प्रश्वास अनिवार्य है, यानी जिस प्रकार हमें जिंदगी जीने के लिए सांसें आवश्यक हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृति भी धरती के लिए आवश्यक है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इसका आशय बताइए। तो कबंध मात्र का मतलब होता है धड़। कबंध मतलब होता है धड़, ठीक है, कबंध मतलब होता है धड़। धड़ क्या होता है? मान लो ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और इसका ये सिर है, और सिर अलग कर दो तो जो इतना बचता है उसको धड़ कहते हैं, यानी मस्तिष्क हटा देने के बाद, यही है कबंध। तो जिस प्रकार बिना मस्तिष्क के मनुष्य को व्यक्ति की नहीं कहा जा सकता, वैसे ही बिना संस्कृति के राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, जीवन के बिटप बिटप का पुष्प संस्कृति है। इस पंक्ति का आशय तो हमने बताया ना, जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प संस्कृति है, अर्थात समाज का ज्ञान और उस ज्ञान के प्रकाश में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है वही संस्कृति है। अब आप संस्कृति की परिभाषा मत पूछिएगा, यानी समाज का पूरा ज्ञान कि आप कौन से सोसाइटी में जी रहे हैं, तो समाज का ज्ञान और उसी ज्ञान के प्रकाश में किए गए जितने भी कर्तव्य हैं उन सभी के सम्मेलन को, उस जीवन शैली को संस्कृति कहते हैं। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है? जब भूमि और जन को उसकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप हो जाता है। भूमि और जन के अलावा देश के लिए और क्या महत्वपूर्ण है? तो संस्कृति महत्वपूर्ण है। 3 तत्व हमने बताए, गद्यांश 9 और गद्यांश 9 जंगल में और सुखदायी रूप। यहाँ देखिए, जंगल में यहाँ से गद्यांश 9 स्टार्ट है और सुखदायी रूप यहाँ तक आपका स्टार्ट होकर आया है। तो आप किसी जंगल में जाइए, एक श्लोक हमने कभी पढ़ा था कि अत्यंतम सरलम न भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम सरलः तत्र छिद्यन्ते कुब्जा तिष्ठति सर्वत्र। कहने का मतलब ये है कि अत्यधिक सरल नहीं होना चाहिए। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से क्रम संख्या 2 पर मिल जाएगी आपको। ठीक है स्टडी जी।
तो ज्यादा सरल नहीं होना चाहिए, जाकर किसी जंगल में देख लीजिए, जो बहुत सीधा होता है वही काटा जाता है और टेढ़ा लगा रहता है। तो जंगल में जिस प्रकार अनेक लताएं, लताएं माने बेल लताएं, वल्लरियां, वृक्ष और वनस्पतियां अदम्य भाव से, अदम्य माने किसी बिना दबाए हुए, बिना दबे भाव से, एकदम फूल कर गर्व के साथ उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से आपस में मिलते हुए अविरोधी यानी कि बिना किसी विरोध की स्थिति प्राप्त करते हैं, बिना किसी विरोध के बढ़िया बढ़ते चले जाते हैं। जंगल में जाओ, कोई पेड़ किसी दूसरे पेड़ को काटता है क्या? नहीं काटता ना। बिना किसी विरोध के आपस में ऊपर की ओर उड़ती चली जाती हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर में राष्ट्र में रहते हैं। अगर आप सिख हैं तो आप अपनी कल्चर मानिए, हम हिंदू हैं हम अपनी कल्चर मानेंगे, आप मुस्लिम हैं आप अपनी कल्चर मानिए, और सब बराबर बिना किसी विरोध के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, जैसे हम लोग चले जा रहे हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, नदी समंदर में जाकर के मिलती हैं, एक रूप हो जाती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय अर्थात संयोग प्राप्त करती हैं। संयोग युक्त जीवन ही, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। जंगल में लता वृक्ष और वनस्पति किस अदम्य भाव से, अदम्य भाव के कारण अविरोधी स्थिति को प्राप्त करती हैं? हाँ, तो जंगल में लता वृक्ष वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलनों में एकता की भावना से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। जैसे लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं और वृक्ष उन्हें सहारा प्रदान करते हैं, ऐसे हम लोगों को भी चाहिए। राष्ट्र के जन किसके द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं? तो राष्ट्र के जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जल के अनेक प्रवाह किसके रूप में मिलकर कहाँ एक रूपता प्राप्त करते हैं? जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। नदी खुद अपने हाथों से समंदर ढूंढ लेती है। किस प्रकार के जीवन को राष्ट्र का सुखदायी रूप कहा गया है? तो समन्वय युक्त जीवन को। अदम्य, पारस्परिक, अविरोधी, समन्वय आदि शब्दों के अर्थ। तो अदम्य माने बिना किसी दबाव के, पारस्परिक माने आपसी, अविरोधी माने बिना विरोध के, समन्वय माने संयोग। ठीक है। 10वां गद्यांश है साहित्य कला और स्वास्थ्य कर है। साहित्य कला और यहाँ पर स्वास्थ्य कर है। साहित्य कला, नृत्य, गीत। अब साहित्य है, कला है, साहित्य में कहानियां पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, कला, विभिन्न कलाएं, लोक कलाएं, नृत्य कलाएं, नृत्य नाचना, गीत गाना, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि में उनमें एक सूत्रता है। आप होली मनाते हैं, वो ईद मनाते हैं, ईद में भी गले मिलते हैं, होली में भी गले मिलते हैं, नाम चेंज है, थोड़ा सा क्रियाकलाप चेंज है, और अंदर से सब वही है, अंदर से सब एक है, एक ईश्वर है, सबका मालिक एक है। साईं बाबा भी कहा करते थे, सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है, नाम अनेक दे दो, है ना, अनेक नाम एक आदमी के हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ईश्वर के भी अनेक नाम हो गए, संस्कृतियों के भी अनेक नाम हो गए, लेकिन लोग तो एक ही प्रकार के हैं, मनुष्य वैसे हैं। दुई जगदीश कहाँ से आवा, कौने तोहे भरमावा, कबीरदास ने कहा। तो ये कहने का मतलब यही है कि यदि बाह्य रूप से दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक जो आनंद है सब में एक सूत्रता है, सब एक जैसे हैं। जो व्यक्ति सहृदय है, अब आप पूछेंगे सहृदय क्या होता है? उदार हृदय वाला, सर्वव्यापी हृदय वाला, सर्वव्यापी व्यापक हृदय वाला, मैत्री भाव वाला, वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो आदमी सहृदय है, दिल से चीजों को समझता है, उदार हृदय वाला है, और उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम,
और जो उदार हृदय वाले हैं उनके लिए तो पूरी धरती ही परिवार है। आपको भी ऐसे उदार हृदय वाला बनना चाहिए भाई। तो वो केवल आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, वो विरोध नहीं करता, वो सबकी संस्कृतियों में आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, स्वास्थ्यवर्धक है। अब यहाँ देखो, राष्ट्रीय जन किन रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का विश्वव्यापी आनंद भाव किन रूपों में साकार होता है? तो आत्मा का विश्वव्यापी आनंद भाव संस्कृति के विभिन्न माध्यमों जैसे नृत्य, कला, गीत, साहित्य, आमोद प्रमोद आदि रूपों में ही साकार होता है। संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकारते हुए कौन आनंदित होता है? जो सहृदय यानी कि उदार और व्यापक हृदय वाला है, वो आनंद पक्ष को स्वीकार करके प्रसन्न होता है। विश्वव्यापी आंतरिक आनंद, आमोद प्रमोद, सहृदय आदि शब्दों के अर्थ बताइए। तो विश्वव्यापी, संपूर्ण संसार में व्याप्त, आंतरिक आनंद, आत्मिक आनंद, आमोद प्रमोद, मनोरंजन, सहृदय, अच्छे, उदार और व्यापक हृदय वाला व्यक्ति। ठीक है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में, समझिए कि गांवों में, जंगलों में स्वतंत्र जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों सितारों के नीचे विकसित यानी पनपी लोक कथाओं में संस्कृति का अमित यानी असीमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उसे वह सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन अर्थात भविष्य के जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है और जहां भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। भूतकाल की चिंता जिस राष्ट्र में नहीं है, वर्तमान भार रूप, वर्तमान के लिए अतीत भार नहीं बनता है, ऐसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं जहां सब एक दूसरे को चाहते हों। वासुदेव शरण अग्रवाल का ये पाठ दिल को छू जाता है। राष्ट्र क्या है ये सारी बात आपको बता देता है। और अगर आपको कोई समस्या है तो कृपया हमें अभी चैट करें, मैं तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेंगे।